गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है देवराज मीणा और पिंकू स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में राणा हम्मीर के बारे में और राणा खेता के बारे में अध्ययन किया था। हम सिसोदिया वंश की या गुहिल वंश की जो सेकंड शाखा है, राणा शाखा, जिसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम अध्ययन करेंगे राणा लाखा लक्ष्य सिंह के बारे में। उन्होंने किस प्रकार अपना शासन स्टार्ट किया, मेवाड़ का शासनकाल उनके लिए किस प्रकार माना जाता है, उनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, हम उनके बारे में विस्तार से इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं आज राणा लक्ष्य सिंह। कौन? राणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राणा लाखा के नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल स्टार्ट होता है कब? 1382 और कब तक? 1421। 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल रहा। इनका शासनकाल बहुत ही लंबा माना जाता है और 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल रहा है। इनके शासनकाल में यह इनके शासनकाल की मुख्य घटना है। इनके शासनकाल में जो उदयपुर में जावर नाम की खान खोजी गई थी, जिससे सीसा, जस्ता और चांदी निकाली गई और इससे मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होती है। और दूसरा इनका विवाह होता है मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ। और इनका विवाह किस प्रकार होता है उसमें भी हम चर्चा करेंगे। इनके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, उसके बारे में भी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज राणा लाखा के जीवन के बारे में। तो सर्वप्रथम इनके शासन काल में क्या खोजी गई? जावर की खान। इनके शासन काल में जावर की खान खोजी गई। और कहाँ पे जावर की खान? उदयपुर के अंदर। और उससे क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। जावर की खान से सीसा, जस्ता व चांदी क्या क्या प्राप्त होता है? जस्ता व सीसा, जस्ता व चांदी। और इससे क्या होगा? मेवाड़ की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो इनके शासन काल में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। किनके शासनकाल में? राणा लाखा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो इनके बारे में कि इनके शासनकाल में जावर की खान खोदी गई, जिससे जीसा, सस्ता व चांदी प्राप्त करते हैं और इनसे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो प्रथम जो पॉइंट था इनका वो आपके समझ में आ गया होगा। फिर इनके बारे में दूसरा पॉइंट आता है इनके शासन काल में पिछोला झील का निर्माण होता है। किनके शासनकाल में?
राणा लाखा या लक्ष्य सेन के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण होता है। और पिछोला झील का निर्माण कौन करवाता है? कौन करवाता है? चितरमल। चितरमल बंजारे के द्वारा अपने बेलों की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। किनके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है चितरमल बंजारे के द्वारा, जिसे हम चिड़ीमार या बिच्छूमार, इसके इतिहास में बहुत सारे नाम मिलते हैं। चिड़ीमार बंजारा, बिच्छूमार बंजारा, चितरमल बंजारा। तो ये इस प्रकार से पिछोला झील का निर्माण होता है। अब पिछोला झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी और। पिछोला झील के अंदर कुल तो 3 टापू है, लेकिन हम 2 टापुओं के बारे में चर्चा करेंगे। 2 टापू बने हैं। पहले पर जग मंदिर बना है। कहाँ पे? पिछोला झील के अंदर पहले टापू पे क्या बना हुआ है? जग मंदिर, जिसका निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया व जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण किया। किसका? जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया और जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण किया। दूसरे टापू पर बना हुआ है क्या? जगमहल। जग मंदिर के बारे में एक फैक्ट और है कि जो बहुत सी बार इसका एक क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि जो मुगल शासक था जिससे विद्रोह कर कौन? शाहजहां। किसके साथ? शाहजहां खुर्रम किससे विद्रोह करता है? अपने पिता से। क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर से विद्रोह कर कहाँ पे शरण लेता है? जग मंदिर के अंदर। तो इसके बारे में ध्यान रखना। एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर। शाहजहां या खुर्रम शाहजहां खुर्रम अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर इसी मंदिर में शरण लेता है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें। फिर अपन बात करते हैं जग महल की। जग महल यहाँ पे लेक पैलेस, अभी वर्तमान में लेक पैलेस बना हुआ है। तो जग महल का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा करवाया था? जगत सिंह सेकंड के द्वारा।
और पिछोला झील के किनारे किसका चबूतरा है? नटनी का चबूतरा। नटनी का नाम क्या था? गलकी। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, पिछोला झील के किनारे नटनी, जिसका नाम था गलकी का चबूतरा बना है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा लाखा के द्वारा। क्यों बनवाया गया था? क्योंकि इन्हीं के शासन में, इन्हीं के सरदारों द्वारा इसकी हत्या की जाती है। और किस प्रकार हत्या की जाती है उसके बारे में एक छोटी सी कहानी वो समझ लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। एक समय की बात है कि महाराणा लाखा के शासन में या इनके राज्य में एक नट और एक नटनी करतब दिखाने के लिए आते हैं। जब नट और नटनी करतब दिखाते हैं, एक रस्सी पर चलने का करतब दिखाते हैं, तो जो सरदार है वो महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के पास जाकर कहते हैं कि अपने राज्य में एक नट और नटनी आए हैं जो रस्सी पर चलकर अपना करतब दिखाते हैं। तो महाराणा लाखा को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर वह अपने आप को रोक नहीं पाते और क्या नट और नटनी के पास चले जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि यदि तुम इस पिछोला झील को रस्सी पर चलकर पार कर लोगी तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। कौन कहता है? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह कहता है। तो नटनी व नट जो रस्सी पर चलती है उसके लिए पिछोला झील के एक किनारे और दूसरे किनारे दोनों तरफ पोल खड़े करके रस्सी बांध दी जाती है और उसे पिछोला झील को पार करने की शर्त रखी जाती है। जब नटनी रस्सी पर चलती हुई पिछोला झील की आधे हिस्से को पार कर लेती है, जैसे ही वो उस किनारे पर पहुंचने ही वाली होती है कुछ ही दूरी पर, तो जो मेवाड़ सरदार थे वह भयवश रस्सी काट देते हैं कि यदि इसने ये पिछोला झील पार कर ली तो महाराणा इसे आधा राज्य दे देंगे। तो वो रस्सी काट दी जाती है और जो नटनी थी गलकी नाम की वह पिछोला झील के अंदर गिरकर मर जाती है। तो इसी कारण महाराणा लाखा उसकी स्मृति में वहाँ पर नटनी का चबूतरा बनवाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके विवाह की कि इनका विवाह किस प्रकार होता है। तो ये है मारवाड़ और ये रहा अपना मेवाड़। यहाँ का शासक आता है राव चूड़ा। यहाँ का शासक आता है राणा लाखा। इसकी पत्नी आती है किशोर कंवरी। इसका भी बड़ा महत्व है इसलिए इसको लिखा। तो राणा लाखा के कितने पुत्र होते हैं? 2। पहले का नाम है चुंडा सिसोदिया, चुंडा सिसोदिया, और दूसरे पुत्र का नाम आता है राघव देव। राघव चेतन अलग हैं और राघव देव अलग है। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। राघव चेतन रावल रतन सिंह का दरबारी था और राघव देव चुंडा सिसोदिया का छोटा भाई है। तो इसके 2 पुत्र हुए थे, राव रणमल और दूसरा था कान्हा। छोटा पुत्र था कान्हा। और राव रणमल की इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसा बाई।
क्या नाम था हंसाबाई? राव रणमल और हंसाबाई राव चूड़ा की प्रथम बेगम थी, उसके पुत्र थे, और किशोरी कंवरी उनकी दूसरी पत्नी थी, जिसके एक संतान थी, उसका नाम था कान्हा। राव चूड़ा किशोरी कंवरी से अत्यधिक प्रेम करते थे, और इसके प्रेम के प्रभाव में आकर किसको मेवाड़ का ये मारवाड़ का उत्तराधिकारी बना देते हैं? कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। किसको? कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? राव चूड़ा। किसके प्रभाव में आकर? किशोरी कंवरी के प्रभाव में आकर। इससे कौन नाराज होता है? रणमल नाराज होता है, जो अपनी बहन को लेकर कहाँ चला जाता है? मेवाड़ को चला जाता है, और यहाँ जाकर अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव रखता है। किसके साथ? राणा लाखा के पुत्र चुन्ना सिसोदिया के साथ। लेकिन जब इनका पुरोहित राज्यसभा में नारे लेकर जाता है, तो उस समय चुन्ना सिसोदिया राज्यसभा में उपस्थित नहीं रहते हैं, वो कहीं बाहर गए हुए रहते हैं राज्य से। तो जो उनका पुरोहित है वह नारियल राणा लाखा के हाथ में दे देता है। तो राणा लाखा उस समय पुरोहित को कहते हैं कि मेरे साथ किस प्रकार का मजाक हो रहा है? मैं हूँ 50-60 साल का वृद्ध आदमी, और मेरे हाथ में नारियल दे रहे हो, मेरे साथ ये किस प्रकार का मजाक कर रहे हो? तो ऐसे शब्द राणा लाखा के द्वारा कहे जाते हैं। जब चुन्ना सिसोदिया मेवाड़ में आता है, उसे इस घटना का पता चलता है, तो वो क्या फैसला लेता है कि जिनके हाथ में नारियल दिया गया है शादी तो उन्हीं के साथ होगी। मतलब हंसाबाई का विवाह तो कौन? मेरे पिता राणा लाखा ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता। हंसाबाई से विवाह मैं नहीं कर सकता। राणा लाखा 50 या 60 साल का, राव रणमल की बहन 20 या 22 साल की, किस प्रकार तालमेल बैठता है यह देखते हैं। तो राणा रणमल था या राव रणमल था, वह अपनी जो बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह राणा लाखा के साथ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो इस शर्त के अनुसार यह शर्त को यह चुन्ना सिसोदिया स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही किसका? मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो इस शर्त के अनुसार इनके 13 माह पश्चात मोकल नाम का पुत्र पैदा होता है। कौन पैदा होता है? मोकल। किनके? राणा लाखा के मोकल नाम का पुत्र पैदा होता है। तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा? मोकल। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले इनके जीवन की एक छोटी सी घटना है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि राणा लाखा जो मेवाड़ के शासक है, उनके पिता थे राणा खेता। उन्होंने बूंदी पर आक्रमण किया था तारागढ़ किले को जीतने के लिए, और उसमें वह उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राणा लाखा भी तारागढ़ किले पर आक्रमण करता है और बूंदी शासक से पराजित हो जाता है। तो पराजित होकर वह कहता है कि जब तक मैं तारागढ़ किले को जीत नहीं लेता, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेता है। तो मेवाड़ी सेना में हलचल मच जाती है और कहती है कि महाराज, यदि आप अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इससे मेवाड़ी सेना में हलचल मच जाती है और मेवाड़ के सरदार इसका एक रास्ता निकालते हैं और क्या तारागढ़ किले के ही समान एक मिट्टी का किला बनाकर
किसकी? राणा लखा की प्रतिज्ञा पूरी करवाते हैं। तो हम उनके बारे में भी एक लाइन लिख लेते हैं। राणा लखा तारागढ़ किले के समान ही मिट्टी के बने किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करता है, तो यहाँ तक समझ में आया किस प्रकार राणा लखा का विवाह होता है और किस प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, किस प्रकार उनके शासनकाल में जवार की खान खोजी जाती है जिससे मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो हम अब उनके पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हम उनके पुत्र के बारे में पढ़ने से पहले जो मेवाड़ के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, कौन? राणा चुंडा या चुंडा सिसोदिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चुंडा सिसोदिया, चुंडा सिसोदिया के बारे में, इनको मेवाड़ का विष्णु पितामह मेवाड़ का राम सत्यव्रत और क्या कहते हैं इनको? पितृ भक्त आदि नामों से पुकारा जाता है। किनको? चुंडा सिसोदिया को किन नामों से पुकारा जाता है? पितामह भीष्म के नाम से, मेवाड़ का राम सत्यव्रत और पितृभक्त के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के वंशज थे, इन्हीं के वंशज चुंडावत कहलाए। किनके वंशज चुंडावत कहलाए? ये चुंडा सिसोदिया के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत कहलाए। राव चूड़ा और चुंडा दोनों अलग अलग हैं। इसका महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि राव चूड़ा मारवाड़ का शासक था और चुंडा सिसोदिया मेवाड़ का। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको समझें। और चुंडावत के बारे में और लाइनें लिख सकते हो। तो चुंडावत को मेवाड़ में पट्टा बनाने का अधिकार है। पट्टा बनाने का अधिकार किनको दिया गया है? चुंडावतों को दिया गया है। और राणा की कमर पर तलवार बांधने का अधिकार भी किनको है? चुंडावत को। महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार कौन बांधते हैं? कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत के द्वारा ही महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार बांधी जाती है। तो तलवार बांधने का अधिकार भी किनको दिया गया है? चुंडावतों को दिया गया है। और क्या अधिकार दिया गया है चुंडावतों को? इतना ही बहुत है, ज्यादा मत पढ़ो, नहीं तो कहीं दिमाग से बाहर हो जाए तो दिक्कत हो जाए।
अब अपन पढ़ेंगे अगले जो शासक आते हैं, राणा मोकल। कौन आते हैं अगले शासक? राणा मोकल। कब शासक बने थे? 1421। कब तक शासन किया? 1433। इनके पुत्र का क्या नाम है? राणा कुंभा या महाराणा कुंभा। तो पढ़ते हैं महाराणा मोकल के बारे में या राणा मोकल के बारे में। इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्य सिंह या लाखा। माता का नाम हंसाबाई। तो इनके बारे में पहली लाइन लिखेंगे, यह अल्प आयु में ही शासक बन जाते हैं। कौन अल्प आयु में शासक बन जाते हैं? राणा मोकल। इनका संरक्षण कौन बनता है? इनका संरक्षक कौन बनता है? इनका संरक्षक चुंडा सिसोदिया। चुंडा सिसोदिया का संरक्षण करता है चुंडा सिसोदिया। लेकिन जो इनकी माँ थी हंसाबाई, वह चुंडा सिसोदिया को शक की नज़रों से देखती थी और उस पर विश्वास नहीं करती थी। किसके ऊपर? चुंडा सिसोदिया के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, जिसके कारण परेशान होकर चुंडा सिसोदिया मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चला जाता है? मांडू। मांडू के सुल्तान कौन थे? दीक्षा क्या? होमशाह। तो उनके पास चला जाता है, तो अपने पिता के लिए मेवाड़ छोड़ देता है। तो क्या कहलाया? राम ने अपने पिता के लिए कितने वर्ष का 14 वर्ष का वनवास काटा था। तो इन्होंने भी अपने पिता के लिए कहाँ चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं। तो ये मेवाड़ के राम कहलाए। पितामह भीष्म के समान इन्होंने प्रतिज्ञा की थी और अपने पिता के लिए, अपने पिता का विवाह के लिए अपना राजपाट त्याग दिया था। तो इनको इस कारण से पितामह भीष्म कहा जाता है। और ये अपने वचन के पालक हैं, इसलिए इनको सत्यव्रत कहा जाता है कि ये जो चीज़ बोल देते हैं उसका पालन करते हैं। और पितृभक्त के बारे में जानते हो, ये अपने पिता की आज्ञा का पालन कर देते हैं, इसलिए पितृभक्त कहलाए। राणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे। ये अल्प आयु में शासक बन जाते हैं और क्या इनका संरक्षण राव चुंडा बनता है। और हंसाबाई के शक के कारण राव चुंडा चला जाता है और इनका अगला जो संरक्षक बनेगा वह कौन आएगा? हंसाबाई का भाई रणमल। तो रणमल कहाँ आता है? इनका नया सुरक्षक रणमल, या इसके बारे में लिखेंगे राव रणमल बनता है। कौन बनता है इनका संरक्षक? राव रणमल। मोकल द्वारा कौन सा अभियान किया जाता है? जिलवाड़ा अभियान। जिलवाड़ा अभियान के दौरान इनकी मृत्यु होती है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। जिलवाड़ा अभियान पढ़ने से पहले हम इनके द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया, इसका निर्माण पहले किसने करवाया था? भोज परमार ने। किसने करवाया था? भोज परमार ने। तो भोज
त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। किनके द्वारा करवाया गया? राणा मोकल के द्वारा करवाया गया त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। और उसका नाम बदलकर क्या रखा? समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर। उसका नाम बदलकर समिदेश्वर मंदिर या अपने नाम के ऊपर मोकल मंदिर रखा। क्या अपने नाम के ऊपर कौन सा मंदिर? मोकल मंदिर रखा। यहां तक क्लियर? इनके दरबारी कवि के बारे में लिख लेते हैं। दरबारी कौन था इनके दरबारी? पहले योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, इनके दो दरबारी थे। एक तो योगेश्वर भट्ट और एक विष्णु भट्ट। और प्रमुख शिल्पी थे इनके। प्रमुख शिल्पी, प्रमुख शिल्पी कौन थे? पन्ना, पन्ना और मन्ना इनके प्रमुख शिल्पी रहे हैं। पन्ना और मन्ना इनके प्रमुख शिल्पी रहे हैं। अब हम इनके जो राष्ट्र अभियान था, गुजरात अभियान के दौरान या झिलवाड़ा अभियान, जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। किनके द्वारा मृत्यु की जाती है? चाचा मेरा वो इनके सहयोगी महबूब पवार द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे।